है ना, फिर से लिख लिया। अब देखिए महात्मा गांधी के बच्चों आगे के जीवन के बारे में जानते हैं कि आगे इन्होंने कैसे क्या किया। देखो तो बच्चों 1888 है ना, 1888 में ये पढ़ने चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई। बैरिस्टर माने होता है वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए लंदन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए, है ना। ये ऐसे आपसे पूछ देता है कभी के क्रम से लगाने में पूछ देगा, तो इसलिए याद रहना चाहिए थोड़ा सीरीज में कि 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए। और अगर याद रखना चाहो तो याद रखना इसी वर्ष जो है बच्चों इनकी माता जी का देहांत भी हुआ गया था, है ना। माता जी का देहांत भी इनका इसी समय हुआ था। अब इसके बाद जब ये चले गए तो अब तो ये जो है जब लौट के आएंगे तभी हमारे किसी काम के हैं। वैसे आपको बता दें वहाँ रहने के दौरान जैसे आपने 7th 8th की जो पुस्तकें थी उनमें पढ़ा हो करने लगे थे, मांस भक्षण आँख गुरुजन की बचाकर, थोड़ा बहुत गलत शोहरत में भी पढ़े, लेकिन बाद में माता जी के उत्तम विचारों के कारण ये सुधर गए थे। तो 1891 में ये पुनः भारत वापस आए। तो यहाँ हम लिखेंगे भारत वापस आ गए। भारत में वापस आकर जो है वकालत करने लगे, है ना। भारत वापस आ गए और वापस आकर के जो है वकालत करने लगे। लेकिन जो है वकालत बच्चों एक सच्चे आदमी की उतनी चलती नहीं, ये हमेशा सत्य बोलते थे। वकालत करने लगे। अब इसके बाद जो है इनको 1893 में, ये इनका टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। 1893 में इनको अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति इनसे मिलने आया। 1893 में बच्चों इनकी मुलाकात अब्दुल्ला से हुई, अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। अच्छा, ये इसने जो है इनकी पूरी बात सेटल की, है ना। और 1893 से 1896 तक मानी 3 साल के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। मुलाकात हुई और 3 साल दक्षिण अफ्रीका में, है ना, इन लोगों के केस वगैरह थे, तो 3 साल दक्षिण अफ्रीका में वकालत का इकरारनामा हुआ। समझ रहे हो बात को? वकालत का बच्चों इकरारनामा हुआ कि हम 3 साल तक तुम्हारी वकालत करेंगे। अब इसलिए ये वकालत करने के लिए बच्चों 1893 में गांधी जी चले गए दक्षिण अफ्रीका। तो 1893 में अब ये दक्षिण अफ्रीका चले गए, है ना। दक्षिण अफ्रीका में इनको जो अनुभव हुए उन अनुभवों ने जो है इनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावित किया। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो चीज़ें देखी, जैसे वहाँ ये नस्लीय भेदभाव का शिकार हुए। इन्होंने बच्चों नस्लीय भेदभाव वहाँ पर बहुत देखा, नस्लीय भेदभाव के शिकार हुए, है ना। और इसी शिकार की वजह से इनका जो जीवन है वो काफ़ी हद तक बदल गया, है ना। जीवन में इनके में जो दया और करुणा वगैरह तो शुरू से ही थी, लेकिन यहाँ से इनके जीवन का वो उद्देश्य सेट होने लगा जिसके लिए बच्चों गांधी इस दुनिया में आए थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरह के इनको भेदभाव देखने को मिले। जैसे इनको अदालत में पगड़ी उतारने को कहा गया, अदालत में पगड़ी उतारने को कहा गया। अब सोच के देखिए ये कितनी गलत बात है ना। अब ऐसा होता है बच्चों, भारत में भी होता है। ये जो है एक जातिगत अंतर भी होता है ना। तो अब खैर हम गांधी को पढ़ रहे हैं तो गांधी पे ही रहेंगे। अदालत में पगड़ी उतारने को कहा गया। और इसके अलावा एक घटना और बड़ी महत्वपूर्ण है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए बच्चों, देखो कहाँ से जा रहे थे, डरबन, ये सभी के सब दक्षिण अफ्रीका के शहर हैं। डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए एक घटना हो गई। तो ये घटना क्या थी कि गांधी जी को ये पता था
ये बच्चों नियम था दक्षिण अफ्रीका का कि आप चाहे कितने भी धनवान हो और चाहे कितने भी बच्चों आप बुद्धिमान हो, लेकिन कुछ जो है बंदिशें थी और इन बंदिशों में से एक बंदिश थी कि आप रेलवे की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते। गांधी जी ने ये जानते हुए भी प्रथम श्रेणी में यात्रा की। बच्चों यही गांधीवाद है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई लाठी या थप्पड़ से नहीं होगी। हम सिर्फ आपसे कहेंगे कि ये मेरा अधिकार है, आपको नहीं देना, हमें उठाकर फेंक दो। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए किससे बच्चों? रेल से जा रहे थे। जाते हुए मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर, मैरिट्स ये स्टेशन कई बार पूछा गया है, इसको बक्से में बंद करके रखना। मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको गाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। स्टेशन पर गाड़ी यानी रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये इनसे कहा गया था पहले कि आप नीचे उतर जाइए, ये प्रथम श्रेणी में आप यात्रा नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा ये मेरा अधिकार है, यात्रा तो हम प्रथम श्रेणी में ही करेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप हमें उठाकर बेशक नीचे फेंक दो, हाँ हम पलट के वार नहीं करेंगे आप पे। तो गाड़ी से बच्चों नीचे फेंक दिया गया। निश्चित कर लिया था कि अब जीवन इसी में लगाना है, इस भेदभाव को ख़त्म करना है, इन विदेशियों को इस ज़मीन से, अपने भारत की ज़मीन से निकाल देना है। नीचे फेंक दिया। इसके बाद देखिए गांधी ने अफ्रीका में रुकने का निश्चय कर लिया। गांधी ने अफ्रीका में रुकने का निश्चय कर लिया। अब तो इनका जो है कल्याण होना ही था, रुकने का निश्चय कर लिया। अब निश्चय करने के बाद इन्होंने वहाँ एक संस्था बनाई और इस संस्था का बच्चों नाम था, याद रखो हम सन के हिसाब से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित करते चलें। जैसे 88, 91, 93 और फिर जो है ये गलत सन पड़ गई है 1894। इसमें इन्होंने क्या किया? नटाल एक शहर है ना, नटाल दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी, है ना। अब यहाँ से ये स्थापना करने के बाद जो यहाँ का गरीब मजदूर तबका था उसके लिए लगातार संघर्ष करने लगे, उनके अधिकारों की बात करते थे, है ना। तो इस तरीके से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो गई। आगे चल कर के इन्होंने और भी कई एक काम किए, जैसे 1899 में बोअर युद्ध हुआ था, है ना। बोअर युद्ध के दौरान अब बहुत सी चीज़ों में आपको, जैसे बोअर युद्ध था क्या अभी बता रहे, बोअर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी, है ना। एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की। बड़ा ही ये वैसा थोड़ा बात है, हम अभी समझाते हैं। आप में से जो लोग जो है पढ़ते हैं, यही तो बच्चा होता है, जब आप किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं होता है ना। इसके लिए देखिए कि बोअर युद्ध क्या था। बोअर दरअसल बच्चों एक डच शब्द है, इसका मतलब होता है किसान। कुछ ऐसा एक सिस्टम है, एक पूरा हिस्ट्री है, उसमें ज़्यादा आप घुसिए मत, क्योंकि आपके लेवल के मतलब नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो पूछ सकता है वो मैंने बता लिया कि बोअर का मतलब होता है किसान। ये दरअसल था क्या कि डच लोग जब आके केप ऑफ गुड होप में रहने लगे थे तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाना तय किया था, उसमें लोग कुछ आके रहने लगे। फिर कालांतर में जब ये एक अड्डा बन जाता है तो वो लोग वहाँ से पलायन करके अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्र में भी रहने लगते हैं। लेकिन इनको जो नाम मिलता है, ये सारे के सारे डच नहीं थे, इसमें जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, लेकिन उन सब की स्थापना करने वाले डच थे, इसलिए इनको एक ही नाम दिया गया, बोअर। बाद में अंग्रेजों और बोअर्स के बीच में जो है आपसी युद्ध होता है, संघर्ष होता है, वो बोअर युद्ध 1899 में हुआ। इसमें गांधी जी ने कहा था कि जो सेना है उसमें भारतीय लोगों को भर्ती कर लो, ये ब्रिटिश अधिकारियों को बोला था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको परमिट नहीं किया। इसके बाद इन्होंने कहा ठीक है चलो ये ना सही, हम घायल व्यक्तियों को स्ट्रेचर पे उठा के ले जाने का काम लेते हैं। इसके लिए अधिकारी भी मान गए और गांधी जी ने तब एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की। इसके जरिए वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिकता पक्की करना चाहते थे और इस तरीके ये एक प्रयास है, याद रखना, बोअर युद्ध 1899 में। इसके बाद देखिए
वो 1901 में भारत आए थे। 1901 में भारत आए, और जब बच्चों ये भारत आए तब इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इन्होंने पहली बार कब भाग लिया, तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। बात आती है कि यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। याद रखना मेरे बच्चों, ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। ये क्या करने आए थे यहाँ पर, ये बा और 2 बच्चों को लेने भारत आए थे। 1902 में ये पुनः वापस चले गए। तो बच्चों 1902 में वापसी हो गई, दक्षिण अफ्रीका पुनः चले गए, है ना। ऐसे एकदम क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने बच्चों 1904 में इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका निकाली थी, है ना। इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका निकाली। अब इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालने का उद्देश्य भी यही था ताकि अपनी बात को सबके सामने पहुंचाया जा सके। इसके बाद देखिए 1906 में घटनाएं हैं 2। एक तो 1906 जाना जाता है बच्चों जुलू युद्ध के लिए। इस युद्ध में भी सेम कंडीशन थी, जुलू के लोगों में और अंग्रेजी सरकार में संघर्ष हुआ। ये दरअसल घटना ऐसी थी कि जो दक्षिण अफ्रीका था, यहाँ पर नए चुनाव के नियम लागू हुए थे। उन चुनाव के नियमों के बाद जो है जुलू लोगों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अब उस हत्या के विरोध में वहाँ कई अंग्रेजी जो है सेना पुलिस पहुँचने लगी, गोली चली, एक युद्ध का रूप ले लिया गया। और विद्रोहियों ने भी जो है पर्याप्त अंग्रेजों की हत्याएँ की, अंग्रेजों ने भी उधर हत्याएँ की। और इस दौरान भी गांधी जी ने बच्चों एम्बुलेंस सेवा दी थी, है ना, एम्बुलेंस सेवा दी थी। अच्छा, इसके बाद अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, गांधी जी ने इसी समय बच्चों ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, है ना, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था 1906 में ही। इसके बाद 1907 आता है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है जबरदस्ती पंजीकरण। अब देखो जबरदस्ती पंजीकरण क्या था कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ऐसे सभी भारतीयों का या अफ्रीकी लोगों का पंजीकरण कर रही थी। यानी उनके लिए जरूरी कर दिया था कि वो बच्चों एक अंगूठे की छाप वाला एक प्रमाण पत्र अपने साथ हमेशा रखेंगे। तो इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था। जबरदस्ती पंजीकरण ये चला था आपका 1907 में। स्टार्ट तो 1906 में ही हो गया था, 1907 में ये पूरे तरीके से चला था। तो जबरदस्ती पंजीकरण, इसका संभवतः नाम दिया गया था ट्रांसवाल अधिनियम। इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया बच्चों, सत्याग्रह किया, है ना। तो ये देखो सत्याग्रह का एक प्रयोग देखने को मिलता है। कब बच्चों, 1907 में। गांधी जी ने बोल दिया ऐसा नहीं, हम कराएंगे नहीं, तुम हमको जेल में डालो, हमको मारो, हम पलट के तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मारेंगे, तुम्हें गाली भी नहीं देंगे, लेकिन हम बच्चों पंजीकरण भी नहीं कराएंगे। तो ये जो है 1907 तक की कहानी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रीन से अलग हो गए, एक स्क्रीनशॉट ले लो तो बाद में अच्छे से प्यारे से नोट्स बन जाएंगे, है ना। अब हम इसको हटा देते हैं और गांधी जी के आगे के जीवन के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमको जो है गांधी जी को पहुंचाना है कहाँ तक, भारत तक, और वहाँ से फिर हम अगले वीडियो की कहानी करेंगे, है ना। चलो, ये गांधी जी का इतना सिस्टम हमने यहाँ से साफ कर दिया। ये देखिए, इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं बच्चों दूसरी चीज़ें। कहाँ तक जान लिया, 1906। बच्चों 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने ये इंग्लैंड भी गए थे, है ना। भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड गए, समझ रहे हो।
और इंग्लैंड जब गए तो वहाँ से लौटते हुए रास्ते में, वहाँ से लौटते हुए, अब जहाज़ से लौटते थे ना तब, तो लौटते हुए एक पुस्तक की रचना कर दी, एक पुस्तक लिखी। और बच्चों ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी ये गुजराती भाषा में थी। इस पुस्तक का हम लोग नाम जान लेते हैं, क्या था, देख लीजिए क्या नाम था इस पुस्तक का। इसका बच्चों नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम की इन्होंने पुस्तक लिख दी थी रास्ते में। अब 1909 के बाद 1910 में बच्चों, ये देखिए इनका यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पॉइंट के रूप में बात चल रही है, क्योंकि इस चीज़ को बच्चों हम ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहते। दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हुआ उसको ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहते, क्योंकि भारत में फिर इनके गांधी जी के काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक हैं। यहाँ से बस ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब क्या हुआ, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो 1910 में देखिए टॉलस्टॉय समिति की स्थापना की, है ना। अब था क्या, क्यों टॉलस्टॉय समिति की स्थापना करनी पड़ी, इसके पीछे का जो है सिस्टम समझते हैं। अब नटाल में जो लोग थे भारत के बच्चों, वो कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत धनवान लोग थे, ये गरीब मजदूर किसान वर्ग था, मोस्टली किसान, 90% किसान। कुछ लोग थे भी तो वहाँ की खेतियों में काम ही कर रहे, मजदूरी थे, यहाँ से जाते ही इसीलिए थे। अब ये मजदूर वर्ग गांधी के आंदोलनों में अगर साथ रहने लगा तो उनके तो बच्चे मर जाएंगे। इस वजह से गांधी जी ने, ताकि इन लोगों का जीवन स्तर थोड़ा सुधर सके, अब उनके एक मित्र थे जिनका नाम था कॉलिन बॉक, वो जर्मन में एक शिल्पकार थे, जर्मन के थे, शिल्पकार थे। तो उनकी सहायता से इन्होंने टॉलस्टॉय समिति की स्थापना की, जिसे दूध है, दवाइयाँ हैं, कुछ किताबें वगैरह, ये चीज़ें लोगों को मुहैया कराती थी ये संस्था, है ना। तो टॉलस्टॉय समिति की स्थापना की। एक एक पॉइंट को क्रम से समझते हुए चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। अब देख लीजिए इसमें सहायता किसने करी, तो सहायता करने वाले व्यक्ति का अभी हमने नाम बताया है, कॉलिन बॉक, है ना। और कॉलिन बॉक के बारे में ये भी बताया, ये कहाँ के थे, तो बच्चों ये जर्मनी के थे, है ना। और कौन थे, जर्मनी के एक शिल्पकार थे, इन्होंने कराई ये व्यवस्था, है ना, 1910 में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 1912 में बच्चों एक मैरिज एक्ट आया, बड़ा ही घातक। ये क्या था मैरिज एक्ट बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट था दक्षिण अफ्रीका का, उसने बोला कि अब से पहले जितनी भी ऐसी शादियाँ हुई हैं जो गैर ईसाई पद्धति से हुई हैं, वो सब की सब निरस्त की जाती हैं, ईसाई पद्धति के विवाह ही मान्य होंगे। कितनी गलत बात थी। इसके विरोध में गांधी जी ने हड़ताल किया, है ना। और हड़ताल करने के बाद जो है मतलब देशव्यापी हड़ताल किया था, बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया। और जो है गोखले जी ने इसके विरोध में पूरे बच्चों भारत की यात्रा की। और यहीं से ये पॉइंट था, या तो गांधी जी को यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सफलता मिल गई थी, या 1912 के बाद इनकी जो छवि थी वो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय नेता की हो गई थी। इस मैरिज एक्ट में कहा गया कि गैर ईसाई पद्धति के सभी विवाह अमान्य होंगे। क्या, गैर ईसाई पद्धति के सभी विवाह मान्य होंगे, है ना, अमान्य होंगे, ऐसा कह दिया गया। अब ये तो बड़ी गलत बात थी। इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की। गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की, जरूरी भी थी, करना भी चाहिए, देशव्यापी हड़ताल की। और बाद में फिर क्या हुआ, इसके साथ कुछ और भी हुआ था। भारत में क्या हुआ था इसके विरोध में, वो देखिए। भारत में जी के यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश की यात्रा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश की यात्रा की, है ना, देश की यात्रा की। और यहाँ से क्या हुआ, यह नियम, फिर क्या हुआ, यह नियम वापस लेना पड़ा, यह नियम वापस लेना पड़ा। अब देखो अकेले गांधी जी अगर लाठी लेके जाते
कि नियम वापस लो नहीं खपड़िया फोड़ देंगे तुम्हारी, तो क्या वापस होता? नहीं होता। लेकिन किया क्या? पूरे विश्व को उनके खिलाफ खड़ा किया, सबको बताया कि देखो गलत हो रहा है, और उनको वापस लेना पड़ा, यह नियम वापस लेना पड़ा। और यहाँ से आप जान लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी की अंतर्राष्ट्रीय छवि कहाँ से बन गई थी। यहाँ से देखिए गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि बन गई है ना, अंतर्राष्ट्रीय छवि बन गई। अब एक दो चीज़ें हैं जो पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा बस जान लीजिए कि इन्होंने जोहान्सबर्ग में एक अपना वकालत का मुख्यालय खोला था, तो याद रख लेना यहाँ पे, जैसे यहाँ से पहले है 1903 में इन्होंने जोहान्सबर्ग में अपना एक मुख्यालय खोला था, है ना। तो ये ऐसे बस दिमाग में रख सकते हो, है ना। 1902 में जब ये भारत आए थे तब इन्होंने जो है अपना एक भारत में भी कार्यालय वकालत का खोला था। तो इस तरीके से एक दो चीज़ें जैसे जान लीजिए। अब क्या हुआ इसके बाद जो है 1912 के बाद 1913 में ये ग्रेट मार्च का नेतृत्व करते हैं और 1915 में ये भारत आ जाते हैं, है ना। अब एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि भारत में आने के बाद क्या हुआ। तब तक आप इसका ये लो, पहले तो एक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट के लिए क्या पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद तब तक आप इसे पढ़िए और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहने के साथ मस्त रहिए। स्वस्थ रहोगे तो मस्त अपने आप रहोगे, और अपने आसपास सफाई रखिए, है ना।